नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत है आपके प्रिय चैनल सिविल सर्विस एक्सपर्ट पे। आज मैं आपके लिए अगस्त 2020 के करंट अफेयर लेके आया हूँ। आइए देखते हैं कि अगस्त 2020 का करंट अफेयर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने लगभग 13,000 MSME के लिए ऑनलाइन नगद ऋण सहायता के लिए एक प्रोजेक्ट 8 वन क्लिक शुरू किया गया है। ये गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया है एक प्रोजेक्ट है। अब हम यहाँ देखते हैं कि एक छोटी छोटी MSME क्या है। इसको कहा जाता है कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को हम MSME कहते हैं। ये जो हमारे भारतीय इकोनॉमिक का एक तरह से बैकबोन माना जाता है। इसे बैकबोन माना जाता है। ये अधिकतर सर्विसेज जो सेक्टर है, सर्विस सेक्टर और विनिर्माण सेक्टर में सबसे अधिक अपना भूमिका ये भूमिका सबसे अधिक इकोनॉमिक रूप से ये डालती है। MS की जो है अपना, है ना। आइए देखते हैं, इसमें 3 टर्म हम मैनुअली यूज करते हैं, एक माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। इसका हम लोग कैटेगरिया समझते हैं कि ये कितने कितने तक के कैटेगरिया फ्लो करता है। 1 करोड़ से 1 करोड़ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड 5 करोड़ इसका टर्नओवर हो तो ये माइक्रो कहलाता है। और स्मॉल के तहत जो हम लाते हैं 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड 50 करोड़ अगर टर्नओवर हो रहा है तो उसे स्मॉल कहेंगे। और मीडियम को हम कहेंगे 50 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट और 250 आपका करोड़ रुपया अगर टर्नओवर हो रहा है तो इसे हम कहेंगे इसे हम कहेंगे क्या चीज़, मीडियम कहेंगे। ठीक है, आपको यहाँ कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्या है MSME, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि किसने मानवता के लिए पहला गुलवेलियन पुरस्कार जीता है। ये है ग्रेटा थुनबर्ग। ग्रेटा थुनबर्ग के बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या है ग्रेटा थुनबर्ग के बारे में। ग्रेटा थुनबर्ग एक पर्यावादी है ना। पर्यावादी है जो पर्यावरण के बचाव के लिए वो काम करती है। ठीक है, और ये इसकी मूल कहाँ से ओरिजिन है ग्रेटा थुनबर्ग, ये स्वीडन की रहने वाली एक नागरिक है ना। आइए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसको SBI जनरल इंश्योरेंस ने MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है। तो ये हमारा है प्रकाश चंद्र कांदपाल को हम नियुक्त किया गया है अभी रिसेंट में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेम पे ने एक संख्याहीन फेम कार्ड के लॉन्च की घोषणा की है। यह कार्ड किस बैंक की साझेदारी में लॉन्च किया गया है। तो ये है IDFC बैंक के द्वारा इसे अभी हाल फिलहाल में किया गया है लॉन्च। अब देखते हैं कि ये बैंक किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहला जो टर्म है कि फेम पे क्या है। फेम पे आपका एक वर्चुअल बैंक है जो आपकी ऑनलाइन के माध्यम से सारा वर्किंग होता है इनका। आपको एग्जिस्ट कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन ऑनलाइन में ऑलरेडी ये एग्जिस्ट है बैंक। ठीक है, और इसे जो HDFC के द्वारा स्टार्ट किया गया है, IDFC के द्वारा जो स्टार्ट किया गया है, इसमें जो कैटेगरी रखे ये डेबिट और क्रेडिट कार्ड के तरह ही काम करने वाला एक कार्ड है। उसमें लेकिन आपको नंबर डिजिट नहीं मिलेगा, जिस तरह से नॉर्मल कार्ड में आप लोग हम देखते हैं कि नंबर होता है, लेकिन इस कार्ड में जो फेम कार्ड है इसमें नंबर नहीं रहेगा। और ये जो लाया गया है इसमें है कि 0 से लेके मैक्सिमम 18 साल के बच्चे को ही दिया जाएगा ये कार्ड। उससे ऊपर वाले के लिए कार्ड अलाउ नहीं है। और इसमें जो अकाउंट में जो पैसे डालेंगे तो उनके पेरेंट्स के द्वारा इसमें पैसे डाला जाएगा और बच्चे फिर यूज कर सकते हैं पैसे। और इसमें एक और पॉइंट है कि अगर फेम पे कार्ड को यूज करना है इसके एप्लीकेशन, तो इसी के एप्लीकेशन को मोबाइल में इंस्टॉल करके आप देन आफ्टर आप यूज कर सकते हैं। फेम पे कहीं भी पेमेंट करना हो या फिर कहीं कुछ शॉपिंग करना हो या कुछ ख़रीदना हो तब आप पेमेंट कर सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहाँ कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि फेम पे क्या है, किस बैंक के द्वारा लॉन्च, IDFC बैंक के द्वारा इसे अभी लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है कि आपका
किस देश ने मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन 93 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ये है चीन। चीन के द्वारा अभी रिसेंट में ये अभी छोड़ा गया है, एक सैटेलाइट है ना, उसको मंगल ग्रह पे भेजा गया है। सॉरी, मंगल ग्रह नहीं, इसमें स्वतंत्र मिशन मतलब सफलतापूर्वक उसे मंगल पे मतलब भेजा गया है। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। प्रधानमंत्री ने मणिपुर में एक परियोजना की आधारशिला रखी है, उसका क्या नाम? उसका नाम है जल आपूर्ति परियोजना। जल आपूर्ति परियोजना रखा गया है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मणिपुर की राजधानी आपको पता ही होगा, इम्फाल। वहाँ के सीएम जो हैं आपके एन बीरेप्पन सिंह वहाँ के सीएम हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आपको नॉर्थ ईस्ट के जो रीजन में पता है, हर प्रत्येक साल काफ़ी बाढ़ का सिचुएशन देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पे काफ़ी अभी भी नॉर्थ ईस्ट के लोग और बिहार में काफ़ी बाढ़ से प्रेरित हैं, मतलब बाढ़ काफ़ी आया हुआ है। और इसके साथ ही मणिपुर में काफ़ी अच्छा एक प्रोजेक्ट है जल आपूर्ति परियोजना, मतलब सारे मतलब जो लोग वहाँ के हैं उनको जल आपूर्ति करवाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी रिसेंट में एक मणिपुर के बारे में एक और चीज़ है कि वहाँ पे एक प्लांट हेल्थ क्लिनिक स्टार्ट किया गया है। ये भी काफ़ी इनिशिएटिव है। इसमें है कि जिस तरह से मनुष्य को हेल्थ चेकअप के लिए रेगुलर मतलब डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, उसी तरह पेड़ पौधे के लिए भी एक मतलब प्लांट हेल्थ क्लिनिक स्टार्ट किया गया है। ये मणिपुर के ही अंदर स्टार्ट किया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखिएगा ताकि एग्ज़ाम में कहीं दोनों क्वेश्चन को ऐड करके पूछ ले तो फिर आपको इजी हो जाएगा देने में आंसर, है ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे। आगे क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन है कि आगे क्वेश्चन है, भारत में 10 बिलियन डॉलर के डिजिटलीकरण कोष जारी किया है। ये गूगल के द्वारा जारी किया गया है। गूगल डिजिटल के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा योगदान अभी दे रहा है रिसेंट में, और उनका जो प्रोजेक्ट है 5 से 7 साल में $10 मिलियन निवेश करने का योजना भी बनाया गया है गूगल के द्वारा कि भारत में हम इतना डॉलर मतलब निवेश करेंगे, है ना। गूगल के द्वारा किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व मलाला दिवस मनाया गया, वो किस देश की है? तो ये तो पाकिस्तान की है। लेकिन इनके साथ साथ क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं कि इसमें है क्या। आपको पता होगा कि मलाला जो है वह 2012 में काफ़ी चर्चा में आई थी। वो चर्चा में आने के कारण ये था कि आतंकवादियों के हमले के शिकार हुई थी, क्योंकि वो शिक्षा के क्षेत्र में वो काम कर रही थी। वहाँ के मतलब ग्रामीण क्षेत्र के जो लड़कियाँ थी उन्हें मोटिवेट कर रही थी एडुकेशन के लिए। इस कारण से वो आतंकवादी को निशाने पे आ गई थी। मलाला इशू से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन को और हम देख लेते हैं कि उसे अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार भी मलाला को मिला है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार भी मिला है, और उसे साथ साथ नोबेल पुरस्कार भी मिला है। आपको याद होगा कि 2015 में कैलाश सत्यार्थी के साथ और संयुक्त रूप से मलाला यूसुफ को भी आपको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। काफ़ी इनिशिएटिव है ये क्वेश्चन कि कहीं एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि आपका आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मलाला यूसुफ के बाद 9 नंबर क्वेश्चन। 16 जुलाई 2020 को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा मंगल मिशन लॉन्च किया गया है। उसका क्या नाम है? इसका नाम है होप एक मंगल ग्रह है, उससे मतलब मंगल मिशन लॉन्च किया गया है, उसका नाम होप है। इसके बाद आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। डिजिटल शिक्षा पर मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा जारी दिशा निर्देश का क्या नाम है? उसका नाम है प्रज्ञता नाम है उसके द्वारा डिजिटल प्रज्ञता के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्री के द्वारा प्रज्ञता ये आपको क्वेश्चन हो गया। आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विकास अभियान शुरू किया गया है? ये मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है
है ना, हमारा हमारा घर हमारा विद्यालय, ठीक है। ये विद्यालय है हमारा, सॉरी यहाँ गलती हो गया है, आप इसे सुधार लीजिएगा कि हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12th नंबर का हम लोग देखते हैं कि खेल मंत्री ने एथलीटों को प्रतिबंधित पदार्थों पर अपडेट रहने में मदद करने के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। तो ये नाडा एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। नाडा एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है रिसेंट में। खेल मंत्री अभी कौन है? किरेन रिजिजू आपके खेल मंत्री हैं। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कभी कभी एथलीट्स लोग मतलब प्रतिस्पर्धा में जीतने के लिए ड्रग्सों का सेवन करते हैं, ठीक है। कभी कभी तो जान से भी करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि उनको पता ही नहीं होता है कि कौन सा मतलब पदार्थ हमारे कैटेगरी के लिए मतलब एथलीट के लिए मना किया गया है, उसे नहीं लेना चाहिए। कभी कभी तो वो गलती में ले लेते हैं और कभी कभी वो जानबूझ के लेते हैं। इसलिए मतलब खेल मंत्रालय के द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है ताकि पता चल जाए कि कौन से पदार्थ प्रतिबंधित है और नहीं है। तो वो नाडा एप्लीकेशन इंस्टॉल करके वो मतलब जो भी एथलीट है इसके बारे में जानकारी ले सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, लाजर चकवेरा कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये अभी रिसेंट में काफ़ी चर्चा में रहे थे। ये मलावी के नए राष्ट्रपति बने हैं वहाँ पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रोफेसर पी.सी. महानोबेलिस राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ये है सी रंगराजन को पुरस्कृत किया गया है। और आपको पता ही होगा कि आरबीआई के ये पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। और इसे ये जो पी.सी. महालनोबिस राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार जो दिया गया है वो राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित मुद्दों का समाधान प्रदान करने के लिए इसे ये पुरस्कार दिया गया है। भारत के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है ये पुरस्कार कि भारतीय लोगों को मिल रहा है, तो बहुत ही प्रशंसा की बात है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल के आंकड़ों के अनुसार 2019 और 20 के बीच में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा कितना था? तो ये हो गया 48.66 बिलियन डॉलर का घाटा लगा है। इसका हम अगर व्याख्या हम लोग देखते हैं इसका कि आखिर में घाटा क्यों लगा है। अगर हम देखें तो भारतीय मतलब व्यापार घाटा का मूल कारण जो हम देखते हैं वह है कि हम वस्तुओं का आयात सबसे ज़्यादा कर लेते हैं। चीन से हम लोग आयात करते हैं, निर्यात बहुत ही कम मामला में करते हैं। अगर हम रेशियो देखें तो हमारा आयात जो 19 और 20 के बीच में हम जो आयात 6.25 बिलियन किए हैं, जबकि निर्यात हमारा ओनली फॉर 16.68 बिलियन है। इन दोनों का अगर माइनस कीजिएगा तो 48.66 बिलियन हमें व्यापार घाटा लगा है। तो भारत सरकार का और हमारे प्रधानमंत्री का एक अच्छा लोकल फॉर वोकल मतलब पर काफ़ी जोर दिया गया है कि जो भी वस्तु है भारत के अंदर उत्पादन किया जाए और भारत के साथ साथ आवश्यकता पूरा होने के बावजूद हम दूसरे देशों में इसका हम क्या करें, निर्यात करें और कम से कम हम चाइना से वस्तुओं का आयात करें। जैसे अभी रिसेंट में आप देख रहे हैं चाइना से हमारे टेंशन काफ़ी बढ़ गया है ना। बहुत सारे वस्तु ऐप्स को, चाइनीज़ ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया है। व्यापार पे भी इसका काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है और आयात पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है। अगर हम रेशियो देखें, अगर हम इस क्वेश्चन को और ब्रीफली हम अगर करते हैं तो व्यापार घाटा आपको पता चलेगा कि 2017-18 में 63 बिलियन थे, 18-19 में 53 बिलियन थे और 19 और 20 में 48। मतलब हम रेगुलर इस व्यापार घाटे को कम कर रहे हैं, है ना। थोड़ा भारतीय अभी गवर्नमेंट आने के बाद हमारा निर्यात भी काफ़ी अच्छा बढ़ा है। अन्य कंट्रियों में चाइना के साथ साथ पूरे विश्व में हमारा निर्यात काफ़ी अच्छा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका भारत
भारत में एलपीजी, ठीक है, भारत में एलपीजी गैस कारोबार के लिए किस देश के साथ संयुक्त उद्यम शुरू किया गया है? ये बांग्लादेश के साथ शुरू किया गया है, बांग्लादेश के साथ शुरू किया गया है। आपका यहाँ पे एक पॉइंट आप देख लीजिए कि बांग्लादेश के इसमें है कि भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के द्वारा एक साथ मतलब इन्वेस्टमेंट करके 50-50% का इन्वेस्टमेंट किया गया है इन दोनों के बीच में। और एक बांग्लादेश के अंदर ही एक समुद्र में एक पोर्ट बनाकर वहाँ पे एलपीजी गैस का उत्पादन किया जाएगा। और इसके साथ साथ एलपीजी गैस का जो उत्पादन बांग्लादेश में, उससे नॉर्थ ईस्ट को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पास में है और वहाँ पे एलपीजी की बहुत अच्छी सप्लाई हो पाएगी, मतलब डिस्टेंस भी काफ़ी कम है और अच्छे ढंग से सप्लाई हो पाएगी और वहाँ पे काफ़ी विकास की एक संभावना है। और इस बांग्लादेश को तो फ़ायदा होगा, इसके साथ साथ बांग्लादेश को भी काफ़ी फ़ायदा होगा, दोनों कंट्री के लिए फ़ायदेमंद है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उसके बाद 17 क्वेश्चन है कि जून 2020 के, ठीक है, मासिक माइक्रो इकोनॉमिक रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, कोविड-19 के इफेक्ट में भारत की जीडीपी कितना रहने का अनुमान है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है जून में प्रकाशित किया गया है और इसका जो है 4.5% रहने का अनुमान है, ठीक है। लेकिन यहीं पे हम लोग ये देखते हैं कि आपको यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है जीडीपी आपको पता है कि इसका फुल फॉर्म होता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये हमारे देश की आर्थिक हेल्थ के बारे में बताता है, ठीक है। और जीडीपी कौन जारी करता है जीडीपी रिपोर्ट? तो भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के द्वारा ये जारी किया जाता है। और भारत, ये जो है ये तो माइक्रो इकोनॉमिक्स रिपोर्ट्स है, लेकिन इस पे आईएमएफ के द्वारा भी रिपोर्ट अभी हाल फिलहाल में ही दिया गया था। तो वो भारतीय जीडीपी का मतलब 4.9% रहने का एक अनुमान लगाया गया था, है ना। और आपको पता ही होगा कि कोविड-19 के कारण भारत ही नहीं पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी मतलब नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक की ताज़ा रिपोर्ट 2020 और 19 के अनुसार नेपाल ने विकास करके किस आय स्तर वाले स्थान बना लिया है? ये जो क्वेश्चन है, ये जो 20 इसमें है कि आपको स्लाइड दूसरा आ गया, अब यहाँ देखिए आप, है ना, यहाँ देखते हैं। इसमें है कि मध्य निम्न वाले रैंकिंग में नेपाल अपने आप को लेके आ गया। भारत इसी रैंकिंग में है, भारत भी मध्य निम्न और मध्य वाले रैंकिंग में है। नेपाल जो है पहले जो था वो काफ़ी निम्न रैंकिंग वाले में था, लेकिन अभी कुछ वर्षों से उसने अभी रिसेंट में जो डाटा जारी किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वो अपने रैंकिंग को सुधार लिया गया है। अब ये रैंकिंग कैसे तैयार किया जाता है? तो इसमें है कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पे, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। और नेपाल मतलब प्रति व्यक्ति आय के मामले में मतलब 20 और 21 के मामले में काफ़ी अच्छा है, इसलिए वो निम्न और मध्य वाले रैंकिंग में सम्मिलित हो पाया है, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर को अब किस सेवा क्षेत्र में भर्ती देने का निर्णय लिया है? तो इसमें है कि अर्धसैनिक बल, ठीक है, अर्धसैनिक बलों में उनको भर्ती देने का एक सरकार के द्वारा परमिशन जारी किया गया है, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं कि अर्धसैनिक बल, ठीक है, अर्धसैनिक बल में सीआरपीएफ हो गया, एसएसबी हो गया, बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, ठीक है। इस पे तो अब तो आवेदन भी मांगे जा रहे हैं कि आप लोग आवेदन दीजिए, और इनका मतलब सरकार के आधिकारिक रूप से तो इसे अनाउंसमेंट किया गया है, ठीक है। काफ़ी मतलब पॉजिटिव है, उन लोगों को भी समाज में रहने मिलने घुलने का मौका मिलेगा और साथ साथ देश सेवा करने का भी मौका मिलेगा। काफ़ी अच्छा है, मतलब सरकार के द्वारा एक इनिशिएटिव उठाया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 100% घरों में गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? ठीक है, ये हमारा हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के द्वारा 100% अभी ये दिया गया है। और हिमाचल प्रदेश का सीएम जो है
वह जयराम ठाकुर जी हैं। तो इसके सेंट्रल गवर्नमेंट भी मतलब उज्ज्वला योजना के तहत में पूरे भारत में मतलब मुफ्त में गैस सिलेंडरों का वितरण किया गया था। इसमें था 1.36 लाख परिवारों को मुफ्त में गैस बांटा गया था। इसके साथ मतलब बांटा गया था। हिमाचल प्रदेश भी उस राज्य के अंदर सम्मिलित था, लेकिन जो रेस्ट लोग बच गए थे जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हुए थे, तो वहाँ पे क्या किया गया है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत और लोगों को गैस का कनेक्शन दिया गया है, ताकि वो 100% घरों में गैस का कनेक्शन पहुंचा पाए। तो ये काफ़ी सरकार के द्वारा अच्छा है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना हो रहा था, और इससे पर्यावरण को भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वृक्षों का कटाई कम से कम होगा। अब चूल्हा वूल्हा जलाने में वृक्षों को काट के यूज किया जाता था, और इसमें महिलाओं के स्वास्थ्य पे भी बैड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। पर्यावरण के लिए भी काफ़ी लाभदायक है ये योजना। अब तो 100% हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए हम लोग देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने एक जासूसी उपग्रह ओफेक 16 को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है? ये है इजराइल। इजराइल के द्वारा भी अभी हाल ही में आपको ये किया गया है। ठीक है, इजराइल के द्वारा किया गया है। ठीक है, आइए इजराइल, आखिर में इजराइल इस मतलब जासूसी उपग्रह को क्यों, अगर मतलब सेट मतलब जासूसी उपग्रह को क्यों मतलब अंतरिक्ष में स्थापित किया? इसका मेल जो उद्देश्य था कि ईरान पर नज़र रखने के लिए इसे किया मतलब स्थापित किया गया, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच में लगातार मतलब टेंशन अभी कुछ साल पहले भी आपने देखा था कि काफ़ी दोनों के बीच में काफ़ी टेंशन हुई। इस साल क्या मतलब जनवरी या फरवरी के आसपास देखा गया था। ठीक है, और आपका जो ईरान है लगातार वह परमाणु कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए मतलब लगातार प्रयत्न कर रहा है। उस पर नज़र बनाने के लिए उस पर मतलब इस तरह से सैटेलाइट एक बनाया गया है उस पर नज़र रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना को शुरू किया है? ये है कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोषी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ये है सूरीनाम। सूरीनाम सूरीनाम जो है ये आपको सूरीनाम में चुना गया है। ये अब दक्षिण अफ्रीका का एक छोटा सा मतलब राज्य है, मतलब देश है। ठीक है, वहाँ पे वो चुना गया है। तो सूरीनाम में लगभग 27% से अधिक आबादी जो भारतीय मूल के हैं, उनके भारतीय मूल के पूर्वज के हैं। ठीक है, वहाँ पे टोटल आबादी। और सूरीनाम का जो ऑफिशियल लैंग्वेज डच है, लेकिन सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो भाषाएं बोली जाती है वह है हिंदी और भोजपुरी। ये दो भाषाएं काफ़ी वहाँ पे बोली जाती है ना। इससे पता चलता है कि भारतीय लोग सब जगह हैं, और बहुत अच्छा है कि भारतीय लोग चंद्रिका प्रसाद और संतोखी जी को वहाँ के बनाया गया है राष्ट्रपति। काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 25 नंबर, किस कंपनी ने भारत में सबसे पहले किस कंपनी ने भारत में सबसे पहले 5G टेलीकॉम सर्विस लॉन्च करने का ऐलान किया गया है? तो ये जियो प्लेटफॉर्म के द्वारा अभी हाल ही में मुकेश अंबानी के द्वारा एक घोषणा किया गया है कि 5G टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने का बात चल रहा है। ठीक है, तो ये 5G टेक्नोलॉजी, 4G टेक्नोलॉजी, 3G टेक्नोलॉजी है क्या? जी का मतलब होता है यहाँ पे टेक्नोलॉजी। जैसे आपको पता है कि G1 टेक्नोलॉजी 1980 के दशक में आया था, G2 1990 के दशक में, G3 2003 में, और G4 2009 में, और G5 अभी कमिंग सून है, अभी आने का मतलब देखिए हो सकता है 21 में, 22 में, 23 में, कभी भी आ सकता है। काफ़ी इस पर रिसर्च और काम चल रहा है, और जियो ने तो अनाउंस भी कर दिया है। जियो का भी रिलायंस के द्वारा एक अभी और काफ़ी अच्छा मतलब बोला गया है कि जियो
टीवी प्लस और जियो ग्लासेस भी एक दो न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया है। ये भी काफ़ी न्यूज़ है। अब हम लोग थोड़ा ये समझ लेते हैं बैकग्राउंड में जाके कि आखिर में आपका ये जी 5 जो है क्या, ये है ना 5G में होता है क्या, ये नेक्स्ट जनरेशन का एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये 4G से भी काफ़ी स्पीड, मतलब इसमें टेक्नोलॉजी है। इसका जो डेटा स्पीड है, जो डेटा नेटवर्क की स्पीड है, जो वो 2 GB से लेके 20 GB प्रति सेकेंड का स्पीड है। काफ़ी मतलब हाई स्पीड के साथ ये काम करता है, ठीक है। उसके बाद जैसे अभी हम लोग नॉर्मल 4G में क्या करते हैं, 4G में एक मूवी डाउनलोड करने में आपका 4G में अगर मूवी कोई डाउनलोड कर रहे हो उसमें आपको टाइम जो लग रहा है 6 मिनट के आसपास टाइम लग रहा है। वहीं अगर हम 5G में अगर कोई मूवी को, अगर 5G आने के बाद अगर कोई मूवी को हम लोग डाउनलोड करेंगे तो ओनली फॉर उसमें 17 सेकेंड में आपकी मूवी डाउनलोड हो जाएगी। और इसके साथ साथ फ़ायदा है कि आपका वेब सर्चेज काफ़ी मतलब स्मूथ हो जाएगा। और जो हमारे भारत में जो नेट की जो काफ़ी मतलब खपत है वो हम पूरी कर पाएंगे। जो हमारी मतलब नेट में आप सर्च जल्दी कर पाओगे, कोई डेटा को एक दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर पाओगे, है ना। इसमें 5G टेक्नोलॉजी आने के साथ साथ रोजगार के क्षेत्र में भी काफ़ी बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 के बचाव के लिए किस तरह के मास्क का उपयोग ना करने की गाइडलाइंस जारी की है। तो N95 मास्क, तो ये सरकार ने क्यों बंद किया, सरकार ने गाइडलाइन जारी करके इसे नहीं लगाने। इसका मेन रीज़न है कि यह कि N95 में एक बॉल्ब होता है, जो आपने देखा होगा कि एक ब्लैक मार्क्स के ऊपर एक होल लगा रहता है। और उससे मतलब हम जब सांस लेते हैं तो उसमें छोटे छोटे स्पाउस निकलते हैं बाहर, ठीक है। वो क्या होता है, एयर में फैल के फिर वो दूसरे को संक्रमित कर सकता है, इसलिए सरकार ने इस पर रोक लगाया है। हाँ, व्यक्ति जो लगा रहे वो तो सेफ है, मतलब रिवर्स उसमें एयर एंट्री नहीं कर पाएगा। लेकिन उस मास्क को इस तरह से बनाया गया है कि मतलब वो बाहर हमारे सांस के माध्यम से हमारी जो नमी है वो सब बाहर निकल जाते हैं, है ना। तो इस कारण से सरकार ने उस पर अभी गाइडलाइन जारी हो कि सरकार का निर्देश है कि एक सूती कपड़ा का आप मास्क लगाइए, 2-3 लेयर का मास्क हो। तो उससे क्या होगा कि दूसरे लोगों को तो फैलेगा भी नहीं और खुद का सुरक्षा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अगस्त मंथ का था, ठीक है। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल बटन दबाइए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि क्या मतलब कोई लेटेस्ट मतलब वीडियो अगर चाहते हैं किसी स्पेशल टॉपिक पे, वो भी चाहिए। और इस पे लाइक कीजिए, लाइक करने से हमें पता चलेगा कि क्या कमी है, नहीं है, क्या डिमांड है, ठीक है। इससे पता चलेगा। थैंक यू।